पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। न्यूज राउंड अप में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के बालोद से, जहां राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन को लेकर सियासी बवाल अभी भी थम नहीं रहा। गरियाबंद में राजिम कुंभ कल्प मेले को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने जो सानन फानन में टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, वो किसी बड़े भ्रष्टाचार को इशारा कर रहा है। देखिए IBC 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गरियाबंद के राजिम में 1 फरवरी से राजिम कुंभ कल्प मेले का आयोजन होना है, लेकिन इसकी तैयारियों को लेकर जारी टेंडर पर विवाद खड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन राजिम कुंभ कल्प की जिम्मेदारी इस बार भगवान भरोसे है। इन भगवान पर नहीं, गरियाबंद जिले के कलेक्टर भगवान सिंह उइके पर। तो भगवान ने एक टेंडर जारी किया, यानी कि जिले के कलेक्टर ने एक टेंडर जारी किया। इसमें गड़बड़ियों से जुड़े कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 6 करोड़ रुपए के टेंडर को महज 4 दिन में खत्म किया जा रहा है। 7 जनवरी को अखबार में अधिकारियों ने टेंडर का नोटिस छापा है और 10 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। प्रशासनिक मामलों के जानकार इसे नियमों की अनदेखी मानते हैं। तो ऐसी चीजें जो कलेक्टर गरियाबंद ने जो टेंडर निकाला है, तो थोड़ी सी उसमें शक और शुबा आती है कि ये क्या है। मतलब मैं कहूँ कि इसकी नियर टू करप्शन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इतने क्लोज टाइम में आप 7 तारीख को ये निकाल रहे हैं कि 10 के ओपन हो जाएगा टेंडर और 9 को प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अब सवाल ये कि प्रदेश और देश के बाहर की एजेंसियां क्या 4 दिन में सभी प्रक्रिया पूरी कर पाएंगी, या पहले से किसी चहेते को टेंडर देने की तैयारी कर ली गई है। आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि सरकारी विभाग या अधिकारी काम समय पर नहीं करते, तेजी से नहीं करते। गरियाबंद जिला देश का एक ऐसा जिला बन चुका है जहां पर 6 करोड़ से ज्यादा का टेंडर 4 दिन में निपटाने का काम किया जा रहा है। अब इससे ज्यादा तेजी और विकास क्या होगी। अखबार में एक टेंडर भी छपा है, 2-4 नियम इधर उधर करके भी अगर टेंडर जल्दी जारी कर दिया जाए तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टेंडर जारी किया है स्वयं भगवान ने, यानी कि जिले के कलेक्टर ने। 10 मिनट में टेंडर मंगाना भी है, चेक कर लेना है और उसके बाद उसे जारी कर देना है। जो आखिरी तारीख है 10 तारीख, उसमें 10 मिनट में ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा इस टेंडर नोटिस में छपा है। 10 मिनट में आखिर कैसे ये सब संभव है, इसका जवाब स्वयं भगवान दे सकते हैं। तो आपको लिए चलते हैं कलेक्टर साहब यानी कि भगवान के पास। जब हमारी टीम कलेक्ट्रेट पहुंची तो यहाँ बिल्डर्स की बैठक चलती दिखी। 20 सालों से राजिम कुंभ मेले के काम का ठेका लेने वाली एजेंसी के लोग कैसे इस बार भी ठेका उन्हें मिले, इस बात पर जोर लगा रहे थे। तो वहीं नए पार्टिसिपेंट्स भी टेंडर नोटिस के शॉर्ट टाइम को लेकर आपत्तियां उठा रहे थे। तो वहीं अफसर क्या करें क्या ना करें की स्थिति में दिखाई पड़े। तो अंततः हमको दूसरी टेंडर करना पड़ा और दूसरी टेंडर हमने दिनांक 5 को फ्लोट किया है। तो टेंडर करता है वो लोग उपस्थित होंगे। यदि उनके द्वारा कोई दावापत्ति दी जाती है या समय की मांग की जाती है तो इस समय में 2-4 दिन की बढ़ोतरी की जा सकेगी, जिससे अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट इसमें भाग लेंगे। इस पूरे मामले पर राजिम के पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल ने भी सवाल उठाया है। धार्मिक विषय पे इस तरह की घपला करना और धर्म कर्म की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो है हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो हिंदू तो हम लोग भी, हम लोगों को गर्व है, धर्मवादी तो हम लोग भी हैं। तो मगर इस तरीके का घपला धार्मिक चीज़ में होना, तो तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री को और होम मिनिस्टर को और सब जो PWD मिनिस्टर है, जो भी इसको टेंडर देख रहा है, और कलेक्टर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तत्काल देना चाहिए। इसको तत्काल जो है वो सही करे, इसमें कोई घपला ना हो, किस तरह की गड़बड़ी ना हो। ये तो शुद्ध सबसे बड़ा स्कैंडल है, घपले का इशू है ये तो पूरे। राजिम कुंभ कल्प मेला छत्तीसगढ़ की 3 नदियों महाकुंभ, सौंडूर और पैरी के संगम पर आयोजित होता है, जो गरियाबंदी नहीं छत्तीसगढ़ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का उत्सव भी है। लेकिन इसके टेंडर की प्रक्रिया ने अब कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। और भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन राजधानी रायपुर पहुंचे। प्रदेश की संस्था के अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अनिल जैन का बयान सामने आया है।
अनिल जैन ने कहा कि अध्यक्ष कौन होगा ये नियम से तय होता है। कई राज्यों में विवाद है, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं लेना। आगे की स्थिति सरकार देखेगी। कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। हमारी सीएम से चर्चा हो गई है। तो ये अनिल जैन का वो बयान है जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश की संस्था के अध्यक्ष कौन होंगे। बता दें कि अनिल जैन इस वक्त राजधानी रायपुर के दौरे पर हैं। वे भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमने जमहूरी दी है छत्तीसगढ़ को, और हमने जमहूरी एज ए नेशनल प्रेसिडेंट हम इस जमहूरी में आए हैं। और बाकी जो कौन प्रेसिडेंट होगा, क्या नियम कानून है, कई राज्यों में इस प्रकार की बातें चलती हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हमें जो बताया और हमारी जो सरकार से हमारी बात हुई, तो उसमें यहाँ जो नियम कानून है उसके तहत हुआ है। और अब खबर बालोद से, जहां दुधली गांव में 9 जनवरी से नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से रोवर रेंजरों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गुरुवार शाम तक करीब 8,000 रोवर रेंजर और 1,500 स्टाफ मेंबर यहां पहुंच चुके हैं। शुक्रवार सुबह तक यहां पे 15,000 के आसपास रोवर रेंजर मौजूद रहेंगे। तो वहीं 9 जनवरी से 13 जनवरी तक प्रथम नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही गुरुवार शाम को आयोजन स्थल में रिहर्सल भी किया जाएगा। 9 से 13 जनवरी तक हमारे प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी हैं। ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। आज बालोद के जम्बूरी साइट में फ़िलहाल अभी तक यहाँ पर 8,000 बच्चे और लगभग 1,000 से 1,500 स्टाफ मेंबर्स यहाँ अराइव कर चुके हैं। और अब बात जम्बूरी पर छिड़ी उस सियासी लड़ाई की जो हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस ये कहते हुए हमलावर है कि राज्य में सत्ता पक्ष की ऐसी स्थिति पहली बार है। बीजेपी नेता पर मौन है। क्या क्यों बने ऐसे हालात, देखिए ये रिपोर्ट। जम्बूरी आयोजन बना जंग का मैदान। सीनियर सांसद बनाम कैबिनेट मंत्री, अहम की दीवार या कमीशन की लड़ाई। बालोद में 9 से 13 जनवरी को भारत स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी आयोजन को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं की जंग अब हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जम्बूरी आयोजन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई और उन्हें छत्तीसगढ़ स्काउट एंड गाइड परिषद अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया। निश्चित रूप से मैंने पार्टी के और सरकार के वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में ला दिया था कि जो अध्यक्ष पद है वो वैधानिक रूप से 5 साल के लिए मुझे चुना गया है और मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा सरकार ने की है, वो वैधानिक नहीं है। और आप इसके ऊपर भी विचार करिए, और विचार नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और मैंने कोर्ट में इसमें पिटीशन फाइल की। याचिका में बृजमोहन का दावा है कि पूरी कार्रवाई एक तरफा हुई। उन्हें हटाने से पहले न सूचना दी गई, न सुनवाई का मौका। सांसद का आरोप है कि जम्बूरी का आयोजन नवा रायपुर से हटाकर गलत तरीके से बालोद शिफ्ट किया गया। इसके पहले 5 जनवरी को वैधानिक अध्यक्ष के तौर पर बृजमोहन परिषद की बैठक लेकर जम्बूरी स्थगित करने का फैसला कर चुके थे, जिसे कुछ ही देर में शिक्षा विभाग ने पलटा और उस आयोजन को बालोद में उसी तारीख पर कराने फैसला किया। कांग्रेस इन हालात पर करारा कटाक्ष कर रही है। कहा कि पहली बार है जब सरकार में रहते भाजपा के वरिष्ठ नेता कोर्ट जा रहे हों। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सरकार को ईगो छोड़कर इसकी जांच करानी चाहिए। इशू ये नहीं है कि भाजपा के किस नेता ने अपने किस नेता के खिलाफ क्या काम किया है। मसला ये है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक का पैसा है, जिस उद्देश्य से आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, क्या उन नियमों का पालन हुआ है, क्या पारदर्शिता बरती गई है। सरकार को अपनी ईगो छोड़कर जो गलत हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार थे इस कार्यक्रम के लिए। बृजमोहन जी की व्यक्तिगत स्थिति जो अभी है उसको लेके दुख भी होता है। ये पहले नहीं देखा था कि सत्ता में रहते हुए स्काउट्स एंड गाइड्स के कार्यक्रम को लेके ऐसी स्थिति बन रही है। इधर बीजेपी नेता मामले पर बेहद सधी और गोलमोल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, बृजमोहन जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं,
जो कुछ भी किए होंगे सोच समझ के किए होंगे। प्रदेश में ये स्थिति बीजेपी के लिए असहज करने वाली है, एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। पर सवाल है, ये हालात बने क्यों? क्या इस तरह के हालात को इग्नोर किया गया? क्या वाकई कमीशन के लिए नेताओं की आपसी खींचतान का खामियाजा जनता भुगत रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ का एक और गंभीर मामला सामने आया है। टैबलेट में फंगस मिलने के बाद अब माउथ वॉश की शीशी में कीड़ा मिलने से अस्पताल की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार गले में दर्द की शिकायत को लेकर मरीज जेपी अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर को समस्या बताने के बाद उन्हें पर्चे पर दवा लिखकर दी गई। मरीज ने अस्पताल के दवा काउंटर से माउथ वॉश लिया, लेकिन जब शीशी को ध्यान से देखा गया तो उसके अंदर गंदगी और कीड़ा मौजूद था। मरीजों ने मामले में नाराजगी जताई है, तो वहीं CMHO मनीष शर्मा ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। और वाड्रफ नगर के शारदापुर गांव में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माध्यमिक शाला खूटनपुरा पारा में 6वीं के छात्र आलोक कुमार की मौत हो गई। मध्याह्न भोजन अवकाश के दौरान स्कूल से सटे निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक गिर पड़ा। खेलते हुए आलोक वहां पहुंच गया और मलबे में दब गया। इस हादसे में स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं शिक्षकों ने बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल में 4 शिक्षक पदस्थ होने के बावजूद बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस निगरानी नहीं रखी जा रही। इधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माणाधीन मकान के पास ना कोई बैरिकेडिंग थी और ना ही चेतावनी बोर्ड। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मध्याह्न भोजन का अवकाश किए तो कुछ बच्चे दौड़ कर आए और वो बोले कि मैडम बच्चा गिर गया है। फिर पीछे से हम लोग भी दौड़े, सब मैडम लोग हम लोग सब बच्चे मिलकर कोशिश भी किए उसको हटाने का। और वो निर्माण कार्य शायद कुछ कमजोरी है उसमें, मतलब वो छज्जा इतना कमजोर था कि वो बच्चे के ऊपर ही गिर गया। कक्षा 6वीं का आलोक देवांगन नाम करके बच्चा है और वो। और अब खबर धमतरी से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर देवेंद्र साहू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देवेंद्र रोज की तरह अपनी मोटरसाइकिल से कार्यालय जा रहे थे, तभी भानपुरी के पास ऑटो से उनकी आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल देवेंद्र को जिला अस्पताल धमतरी लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गहरे दुख के बीच परिजनों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए देवेंद्र साहू का नेत्रदान करने का फैसला लिया है, जिससे किसी और की दुनिया रोशन हो सके। इस घटना के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है। भानपुरी निवासी 40 वर्षीय देवेंद्र साहू के शव को पोस्टमार्टम हेतु लाया गया है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। अभी आज उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु के स्पष्ट कारणों को लेकर किया सकेगा। साथ ही साथ एक अच्छी पहल हुई है कि मृतक के परिजन हैं वह अपने पुत्र का नेत्रदान करना चाहते हैं, तो नेत्रदान की प्रक्रिया चल रही है। ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। और इधर उज्जैन जिले के महीदपुर में बुधवार को एक आवारा कुत्ते के अचानक हमलावर हो जाने से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। कुत्ते के हमले में एक ही दिन में करीब 40 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद शहर में दहशत का माहौल है। कुत्ता एक के बाद एक लोगों को काटता चला गया, जिससे सड़क पर चल रहे लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। रात में स्वच्छता निरीक्षक उमेश दावरे के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को पकड़ा। हालांकि पकड़ने के कुछ ही देर बाद कुत्ते की मौत हो गई। फिलहाल कुत्ते की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नगर पालिका को लेकर आक्रोश है। पेशेंट आए थे, एक शाम को काफ़ी मरीज आए, लगभग 50 के करीब पेशेंट आए हुए थे और सभी को काफ़ी उपचार एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दिए गए, सभी स्वस्थ हैं। और अब खबर राजधानी भोपाल से, जहां ईरानी डेरे मामले में जमानत पर बाहर आए 14 आरोपियों की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही है।
पुलिस जांच में सामने आया कि इन आरोपियों को फर्जी तरीके से जमानत दिलाई गई। जमानत के लिए जिन 2 लोगों को जमानतदार बनाया गया था, उनकी 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन दस्तावेजों में उन्हें जीवित दिखाकर कोर्ट में पेश किया गया। इसी आधार पर 14 आरोपियों को जमानत मिली थी, जो अब जांच के घेरे में है। दरअसल ईरानी डेरे में पुलिस ने कई महीनों की प्लानिंग के बाद 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ दबिश देकर 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें 22 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल थीं। मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद आरोपियों की जमानत निरस्त किए जाने की संभावना अब जताई जा रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया ने ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस मामले में हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई और अदालत ने 13 जनवरी तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाए, जिसमें कार्रवाई को सही बताया गया। शराब घोटाला केस में ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए ईडी की स्पेशल बेंच में आवेदन भी दिया है। इस पर सौम्या के वकील हर्षवर्धन परगनिया ने हाईकोर्ट में कहा कि ईडी ने राजनीतिक साजिश के तहत इस केस की जांच की है। इसके बाद सौम्या को फंसाने के लिए मामले को ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच में पूरी हुई। रायगढ़ जिले के तमनार में महिला आरक्षक से बदसलूकी और मारपीट के मुख्य आरोपी का जुलूस निकालने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपी के परिजनों ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने मानव अधिकार आयोग और रायगढ़ कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं आरोपी चित्रसेन की बेटी पूनम साव ने कहा है कि उनके पिता को रायगढ़ में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने अर्धनग्न अवस्था में चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक लगाकर शहर में घुमाया था, जो अमानवीय और संविधान के खिलाफ है। आरोपी के परिजनों ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से करने के साथ ही कोर्ट में याचिका दायर करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के कोल खदान के खिलाफ हिंसा के दौरान महिला आरक्षक के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसका अर्धनग्न हालत में जुलूस निकाला था। इस दौरान आरोपी को जूते की माला पहनाई गई थी, चूड़ियां पहनाई गई थी और बिंदी भी लगाई गई थी। तो ये वो 3 तस्वीरें हैं। रायगढ़ में होकर जुलूस निकाली ओला सजा दे के अधिकार कोर्ट ला है। पुलिस लोला सजा दे के कोई अधिकार नहीं है। इस घटना के बाद कुछ भी गलत कदम उठाते हैं ओकर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होही। मैं पुलिस वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ। पुलिस के द्वारा जो चूड़ी पहनाने और लिपस्टिक लगाने और चप्पल की माला पहनाने और निवस्त्र करके सार्वजनिक तौर पे उसे घुमाने के जो रैली निकाली गई है, उससे मानवाधिकारों के हनन हुआ है। इसलिए वो अनुतोष चाहते हैं। इस संबंध में मेरे पास आए थे। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने तमनार में आरोपी का जुलूस निकाले जाने की घटना को लेकर नाराजगी जताई और सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को तलब किया है। दरअसल चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच रायपुर के अभनपुर के एक मामले की सुनवाई कर रही थी। ये मामला तमनार की घटना जैसा ही था, जिसमें टोन्हा और तांत्रिक होने के आरोप में एक शख्स को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में एफआईआर हुई थी। कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई के दौरान तमनार की घटना का भी जिक्र किया और चीफ जस्टिस ने तमनार में आरोपी का जुलूस निकाले जाने की घटना पर नाराजगी जताई। गौरतलब है कि तमनार मामले में महिला आरक्षक के कपड़े फाड़े जाने और मारपीट को लेकर आरोपी का जुलूस निकाला गया था। जूतों की माला पहनाई गई थी। अंडरवियर और फटे बनियान में लिपस्टिक पोतकर इस आरोपी का जुलूस निकाला गया था। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई गोवा के दौरे पर पहुंचे हैं। गोवा के सीएम से डॉक्टर प्रमोद सावंत से सीएम विष्णु देवसाई ने मुलाकात की है। वे कल आदि लोकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम विष्णु देवसाई इस वक्त गोवा के दौरे पर हैं। गोवा पहुंचते ही उन्होंने वहां के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत से मुलाकात की है। आपको बता दें कि कल गोवा में आदि लोकोत्सव महोत्सव है, जिसमें सीएम विष्णु देवसाई शामिल होंगे।
तो ये वो तस्वीर है, सीएम विष्णुदेव साय ने गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत से मुलाकात की है। कल गोवा में आदि लोक उत्सव का आयोजन है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त गोवा पहुंचे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड में शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह गिरफ्तारी गोवा से की है। नवीन केडिया भिलाई के केडिया डिस्टिलरी का संचालक है, जिसकी छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड में हुए शराब घोटाले में एसीबी को तलाश थी। एसीबी नवीन केडिया को ट्रांजिट रिमांड में लेकर रांची रवाना हो गई है और रांची कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। नवीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगा रखी थी। झारखंड में हुए शराब घोटाले में एसीबी अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जिनमें से नवीन केडिया छठा आरोपी है। आपको पूरी घटना बता दें, झारखंड में मई 2022 में लागू उत्पाद नीति के तहत छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारियों और प्लेसमेंट एजेंसियों को काम दिया गया था। इन कारोबारियों से कमीशन के रूप में मोटी रकम देकर झारखंड में काम देने का इन पर आरोप है। और छिंदवाड़ा के चंदनगांव शराब दुकान के पास बाइक सवार युवक चाइनीज मांझे से उलझकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मांझे से युवक का गला 3 लेयर में पूरी तरीके से कट गया। डॉक्टर्स ने 3 सर्जरी कर इस युवक की जान बचा ली है। बता दें कि युवक के गले में 43 टांके आए हैं। जब बुधवार को घायल की हालत स्थिर हुई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी हाल ही में दिसंबर में भी इसी तरीके का हादसा सामने आया था। पिताजी के साथ मांझे से गला कटा है। ये चंदनगांव रोड पे हुआ है, नागपुर रोड। वहाँ से आ रहे थे काम से, मम्मी पापा दोनों 2 व्हीलर पे थे, तो अचानक से मांझा गले पे आ गया तो कट गया। मम्मी पापा तो तोड़ते समय मम्मी की उंगली थोड़ी सी कटाई है। 3 लेयर कटी अंदर से, अंदर 2 एक ऊपर, तो 43 टाके आए हैं। और सूरजपुर में जिस बेटे के अंतिम संस्कार के लिए एक मां 2.5 महीने से भटक रही थी, आज उसी बेटे का शव कब्र से बाहर निकाला गया। इसके बाद अंतिम क्रिया की कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल 2.5 महीने पहले रिंग रोड किनारे कुएं में एक शव मिला था। पुलिस ने गलत पहचान कर शव किसी और परिवार को सौंप दिया था और उसे दफना दिया गया था। इस शव को एक मां अपने बेटे का बताते हुए 2.5 महीने तक अधिकारियों के चक्कर काटती रही। बाद में डीएनए जांच कराई गई, जिसमें वो शव उसके बेटे किशन देवांगन का ही निकला। अब मृतक महुआपारा कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कब्र से शव निकाला गया और पीड़ित परिजनों ने अपने बेटे का विधि विधान से अब अंतिम संस्कार किया है। पुलिस वाले बुलाए हैं तो गए रहे, फिर आज गड्ढा उड्ढा खुनवात हूँ, अपन भाई कफन उफन उड़ाए दूँ, अगरबत्ती जलाए दूँ। हमारा यही नियम है। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। मैं कैसे अपने आप संभाले हूँ कि मैं खुद नहीं माता। एक माँ का कोख से छिनाएगी ना, एक माँ जानी, दूसरा कोई का जानी। तो पुलिस के द्वारा उसका डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आने के पर आज कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है। मेरी उपस्थिति में शव का उत्खनन कराया जा रहा है और शिनाख्ती पश्चात परिजन को अंतिम संस्कार हेतु सौंपा जाएगा। और मध्य प्रदेश के मैहर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ड्यूटी के दौरान अस्पताल छोड़कर डॉक्टर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुकुंदपुर का है, जहां तैनात डॉक्टर सूरज ठाकुरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर साहब अस्पताल परिसर को ही क्रिकेट पिच में तब्दील कर स्टाफ कर्मचारियों के साथ चौके छक्के लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक घायल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा, लेकिन ओपीडी में कोई नहीं था, जिसके कारण उसे बिना इलाज के ही अस्पताल से लौटना पड़ा। डॉक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएचओ ने कारण बताओ नोटिस अब जारी कर दिया है। मेडिकल करवाने आए थे, डॉक्टर साहब बोल रहे नहीं होगा, क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ मेडिकल करवाने आप आए हो? ये सरकारी में हॉस्पिटल। कहाँ? मुकुंदपुर। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं हो गया। वो मुकुंदपुर का है, मेरे संज्ञान में आया है। माननीय सीएमएचओ सर ने भी इस संबंध में बात किया था मेरे से, तो मैं उनको नोटिस जारी कर रहा हूँ। वैधानिक कार्रवाई निश्चित होगी यदि सही मिलता है तो। अब डॉक्टर सूरज ठकुरिया है, मुकुंदपुर की बात है तो। अच्छा हाँ, अच्छा, मुकुंदपुर सिविल हॉस्पिटल है? सिविल नहीं है, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है।
जी जी। और इस कड़ी में अगली खबर ग्वालियर से है, जहां मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला इन दिनों सवालों के घेरे में है। यहां गायों की मौत के बाद अब मामला चंदे और आर्थिक अनियमितताओं तक पहुंच गया है। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षदों ने गौशाला में गायों की मौत और बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जांच समिति गठित की है। पार्षदों ने वीडियो और तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि गौशाला में गायों के चारे, निर्माण कार्य और चंदे में बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। आरोप ये भी है कि साल 2016 से एक ही ठेकेदार को गौशाला का ठेका दिया जा रहा है। इसमें बड़े स्तर पर आर्थिक अनियमितताएं हो रही हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि पार्षदों ने आसंदी का घेराव कर धरना दे दिया। इसके बाद सभापति मनोज सिंह तोमर को बैठकर 2 बार स्थगित करनी पड़ी। तो वही सभापति के मामले को गंभीर बताते हुए सोमवार को दोबारा बैठक बुलाने की घोषणा की है। 1-2 गाय मरती, 4 मरती, बात अलग। इकट्ठी लोड में 30 गाय मर रही है। तो दान का पैसा कहाँ जा रहा है? यदि वो पैसा भी यदि हमारे यहाँ ओपन उसमें आएगा तो गाय के लिए उसके लिए एक और अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं ना हम लोग। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? यदि पैसा हमारे पास नहीं आ रहा तो पैसा कहाँ गया, और कहाँ गया तो ढूंढना हमारा बनता है। गौशाला संचालित हो रही है, गाय मरी, देखा बड़ी बुरी स्थिति, वो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, शिकायतें मिल रही हैं। तो हमारे सारे साथियों ने मांग की थी कि समिति बनाई जाए। ग्वालियर नगर निगम गौशाला का संचालन करती है और उसका जो पैसा टेंडर तो नया हो गया है, लेकिन उसकी जो आगे के लिए वह स्वीकृति मांगी गई थी, अति संवेदनशील बिंदु है, इसीलिए इसको अभी निर्णय नहीं हुआ है। सोमवार तक के लिए बैठक स्थित की गई है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और पटौदी परिवार को भोपाल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। भोपाल की एक पुश्तैनी जमीन को लेकर 22 साल से चल रहा विवाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आखिर ये याचिका क्यों दायर की गई और 22 साल के बाद खारिज क्यों हुई, जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। भोपाल, जिसे राजा भोज के साथ नवाबों की रियासत और नवाबी तहजीब से जाना जाता है, यहाँ की नवाबी तहजीब का कनेक्शन बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से भी है। यहाँ का पटौदी खानदान से सैफ अली खान का पुश्तैनी रिश्ता है। इस इतिहास से जुड़ा एक अहम फैसला भोपाल कोर्ट ने जारी किया है। सैफ अली खान, सोहा अली खान और शर्मिला टैगोर को भोपाल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामला है 22 साल पहले नवाब पटौदी के प्रॉपर्टी पर एक दावा किया गया था। दावा ये था कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा याचिकाकर्ता का है, लेकिन 22 साल बाद कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान के पक्ष में फैसला सुनाया है और उनका कहना है कि नवाब पटौदी के जो वारिस हैं उनके हिस्से ये प्रॉपर्टी जाएगी, क्योंकि इसके मालिकाना अधिकार उन्हीं के पास है। भोपाल के नयापुरा इलाके की 16.62 एकड़ जमीन को लेकर 22 साल से चल रहे विवाद को कोर्ट ने खारिज कर दिया। केस की शुरुआत याचिकाकर्ता अकील अहमद की याचिका से हुई थी, जिसमें दावा किया था कि भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान ने उनके पूर्वजों को नयापुरा क्षेत्र की जमीन दान में दी थी। उस दौर में ये जमीन कानूनी तौर पर दी गई थी, जिससे इस पर उनका अधिकार है। लेकिन कोर्ट में याचिकाकर्ता सुनवाई के दौरान दान से जुड़े कोई कागजात पेश नहीं कर पाए। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति को लेकर चला आ रहा विवाद अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल जमीन के एक मामले में पटौदी परिवार को राहत मिली है, लेकिन नवाबी दौर की संपत्तियों के कई मामले आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 के लिए भोपाल से साक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट। और सिंगरौली जिले में 3 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने जिले में जनजाति विकास को लेकर कई गंभीर खामियों को स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। दौरे के पहले दिन आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिग्री कॉलेज पहुंचे और उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद अध्यक्ष कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ संबंधित योजनाओं और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। 17 विभाग विकास के लिए इसमें जुड़े हुए हैं और पूरे
देश, ये सिर्फ सिंगरौली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के ट्राइबल इलाकों में इस धरती आबा योजना के अंदर सर्वे हो रहा है और इसके सर्वे के बाद में वो चरणबद्ध तरीके से पूरे क्षेत्र में ये होगा और संपूर्ण आदिवासी इलाकों में विकास होगा। खबर जबलपुर से है, जहां नर्मदा नदी के गौरी घाट को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग और तालाबों के दिन अब बदलने वाले हैं। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों के साथ यहां निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौरी घाट को अयोध्या के सरयू तट की तर्ज पर विकसित करने का ऐलान किया है। साथ ही गौरी घाट से आदि शंकराचार्य चौराहे तक नर्मदा रोड के भी रेनोवेशन की बात उन्होंने कही। मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर के सूरज ताल और सुपा ताल के भी सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। आपको बता दें कि दोनों तालाबों को लोकल टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित किया जाएगा। कि मां नर्मदा जी के घाटों का बहुत सुंदर तरीके से निर्माण सरयू नदी के घाटों की तर्ज पर होने वाला है, लेकिन वहां से लेकर और शंकराचार्य चौक तक पूरे मार्ग में जहां आवश्यकता है वहां वॉकवे, वॉकपथ बन जाए और उसके साथ में कुछ स्थानों पर कुछ ब्यूटिफिकेशन की ऐसी संरचनाएं जो महानगरों के अनुकूल हो, उस दृष्टि से दोनों तरफ में विकास के कार्य होंगे। और भोपाल के सीएमएचओ कार्यालय में उस वक्त विवाद गहरा गया जब सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा और एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद मामला अब पुलिस जांच तक पहुंच गया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने आरोप लगाया है कि एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष बिना अनुमति कार्यालय में घुसे और गाली गलौज की। सीएमएचओ के अनुसार इस घटना से कार्यालय का माहौल खराब हुआ और शासकीय कामकाज प्रभावित हुआ। मामले को गंभीर लेते हुए हबीबगंज थाने को सूचना दी गई और नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष ने सीएमएचओ पर भोपाल में फर्जी अस्पतालों, फर्जी स्टाफ, अवैध नर्सिंग कॉलेजों और पैथोलॉजी लैब्स को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष है रवि परमार जी, वो जबरदस्ती रूम में घुस आए और काफी चिल्ला चोट करने लगे और गाली गलौज कर रहे थे। तो आज मेरे डीआईओ भी मेरे साथ में बैठे हुए थे, तो डीआईओ से भी बोलते हैं कि इन भ्रष्ट डीआईओ को आपने यहाँ क्यों बैठाया हुआ है, इनको सस्पेंड करना चाहिए, आप इनको कॉफी पिला रहे हो। और मेरे से भी काफी बदतमीजी करी, मेरे फिर रिकॉर्डिंग करने लगे और जाते जाते उन्होंने बड़ी जोर से मेरा चैम्बर का दरवाजा पटका। इसकी हमने पुलिस को भी सूचना कर दी है और इस पर आगे कार्रवाई के लिए हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। देखिए, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। सीएमएचओ सरासर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो कार्रवाई से बचना चाहते हैं। वो इन फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई करना नहीं चाहते। सीएमएचओ कह रहे हैं मैं बिना अनुमति के गया था। सीएमएचओ की कॉल हिस्ट्री मेरे पास है और ये कॉल हिस्ट्री है कल की। मैंने उनसे बात की 9 सेकंड। उनने कहा, उनसे मैंने पूछा मैं कब आ जाऊँ, उन्होंने कहा आप 5 बजे के आसपास आ जाइए। मध्य प्रदेश खेल के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के बड़े तालाब में फ्लोटिंग स्टेज से खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बड़े तालाब पहुंचे और इस दौरान उन्होंने समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए। बता दें कि समारोह को यादगार बनाने के लिए मॉडर्न तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। सीएम इस दौरान खेलो एमपी यूथ गेम्स के लोगो, मॉस्कॉट, एंथम और आधिकारिक जर्सी का अनावरण भी करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं कुल 9 जिलों में आयोजित की जाएंगी। इवेंट में प्रदेश के 313 विकास खंडों की सहभागिता होगी, जबकि राज्य स्तर पर 10 संभागों की टीमें इस खेल में हिस्सा लेंगी। युवा शक्ति के प्रेरक विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम खेलो एमपी यूथ गेम के लॉन्चिंग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और उसके बाद राज्य स्तर पर ये जो प्रतियोगिताएं आयोजन होंगी, इसमें लगभग 28 खेल हम जोड़ रहे हैं। फ्लोटिंग स्टेज पर ये पूरी लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद पूरे देश में जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर निगमों को अलर्ट मोड पर रहने और पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच के निर्देश दे दिए हैं।
लेकिन इस अलर्ट के बीच जगदलपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के पावर हाउस चौक स्थित फिल्टर प्लांट टैंक की सफाई पिछले 1.5 साल से नहीं की गई। यही फिल्टर प्लांट इंद्रावती नदी से पानी लेकर उसे शुद्ध कर शहर के घरों तक पहुंचाने की मुख्य कड़ी है। जगदलपुर में करीब 30,000 घरों तक पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसमें लगभग 60% भार इसी फिल्टर प्लांट पर निर्भर है। ऐसे में टैंक की नियमित सफाई न होना केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि शहरवासियों की सेहत के साथ बड़ा जोखिम माना जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर जैसी गंभीर घटना के बाद भी जगदलपुर नगर निगम ने कोई ठोस सबक नहीं सीखा है। तो वहीं नगर निगम प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि इंदौर की घटना के बाद निगम पूरी तरह अलर्ट है और शहरवासियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये दूषित पानी से जगदलपुर का जो शहर पूरा पानी पीता है, जो पानी पीता है, उस दूषित पानी से जल्द नगर निगम जगदलपुर इंदौर नगर निगम की तरह जानलेवा साबित होगा। अभी हमारे यहाँ ऑलरेडी सब टंकियों की सफाई हो रही है, के साथ साथ फिल्टर प्लांट होना था। 15 हमारे और है टैंक की सफाई निरंतर हो चुकी है और अभी विशेष हमारे प्रगतिरत है। और इस बीच सागर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बंद पड़ी बर्फ की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाए जाने की कोशिश जारी है। बताशा गली में ये घटना सामने आई है। तो बताशा गली में ये बर्फ की फैक्ट्री स्थित है। बंद पड़ी थी ये कई सालों से फैक्ट्री, जिसमें अब आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाए जाने की कोशिश लगातार जारी है। तो सागर की ये तस्वीर है, बंद पड़ी बर्फ की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। भीषण आग को बुझाए जाने की प्रक्रिया जारी है। बताशा गली का ये मामला है। तो ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ की फैक्ट्री धू धू कर चल रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में नया परिवाद दायर किया गया है। भागीरथपुरा के ही रहने वाले रामू सिंह ने अपने वकील से ये याचिका लगाई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 2 साल से क्षेत्र के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि 2024 में एक युवती की दूषित पानी पीने से मौत भी हुई थी। इसके बाद भी नर्मदा पाइपलाइन बदलने की नोटशीट और टेंडर हुए, लेकिन तत्कालीन निगम आयुक्त और वर्तमान कलेक्टर शिवम वर्मा और बाद में आए निगम आयुक्त दिलीप यादव ने टेंडर को मंजूरी नहीं दी। आरोप है कि अगर टेंडर समय पर पास होता तो कई जानें बच सकती थी। इस मामले में पूर्व निगम आयुक्त समेत अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और जल कार्य अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई है। पुलिस ने जब आवेदन नहीं लिया तो कोर्ट का रुख करना पड़ा। कोर्ट ने अब बाणगंगा थाना प्रभारी को 24 जनवरी तक जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। 11/2024 में ठहराव प्रस्ताव हो गया था कि जो है कि पूरी लाइन बदलना अति आवश्यक है, क्योंकि उसमें गंदा पानी मिक्स हो रहा था। परंतु इनके द्वारा जो है 6-7 महीने से फाइल को दबाए बैठे हुए थे। जो निम्न दर पर जो टेंडर जिसको अलॉट होना था उसको अलॉट इनके द्वारा नहीं किया गया और 6 महीने तक फाइल दबा रखी है, जिसके कारण आम जनता को गंदा पानी पीना पड़ा और जिसके कारण मौत हो गई है। तो इसका संपूर्ण जिम्मेदार उस समय के नगर निगम आयुक्त, अपर आयुक्त और जल कार्य मंत्री है। जिम्मेदार अधिकारी है, इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज होना चाहिए और जब तक इनके ऊपर जांच चले इनको अपने कार्य से बेदखल करना चाहिए। इनसे अपना जो है इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि जो है जांच कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में एयर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एनजीटी ने भोपाल और इंदौर समेत 8 शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से 8 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। भोपाल में AQI बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जो पर्यावरण के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा है। इधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 8 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है, जिनमें से एक भोपाल शहर भी है।
शहर राजधानी भोपाल को एनजीटी ने कहा है कि ये बढ़ते वायु प्रदूषण वाले शहरों में से एक है। जी हां, एनजीटी ने हाल ही एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें कहा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 8 शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और उनमें से राजधानी भोपाल एक है। राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, ऐसे सभी बड़े शहर इन 8 शहरों में शामिल हैं। और देखिए, लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है राजधानी भोपाल का खराब नज़र आ रहा है, यानी कि वेरी पुअर क्वालिटी के इंडेक्स में यहाँ कंसीडर किया जा रहा है। लगभग 8 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी जो है वो घोषित किया गया है और अब इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और कमेटी को 6 हफ्ते के अंदर अंदर 8 शहरों की रिपोर्ट बनानी होगी और ये भी बताना होगा कि सरकार ने अब तक यहाँ की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं और रिपोर्ट के बाद एनजीटी 18 मार्च को इस पर सुनवाई करेगी। और देखिए, इन 8 शहरों में लगभग 5 साल से जो प्रदूषण है वो गंभीर श्रेणी में है, इसलिए इन्हें नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया गया है, जिनमें से राजधानी भोपाल एक है। यहाँ पर PM10 और PM 2.5 का जो स्तर है लगातार तय मानकों से ज़्यादा बताया जा रहा है और इसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, सागर और सिंगरौली शामिल हैं। ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर PM10 और PM 2.0 की जो संख्या है वो तय मानकों से ज़्यादा लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर वायु गुणवत्ता सुधार के लिए क्या कुछ काम सरकार ने किया है। अब देखना ये होगा कि राजधानी भोपाल समेत अन्य 8 शहरों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे यहाँ की जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को मिले। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। और आगर मालवा जिले के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर से जुड़े विवाद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिस एसडीएम के ऊपर पंडितों ने गंभीर आरोप लगाए थे उस पर गांज गिरी है। मंदिर के पंडितों के आंदोलन और विरोध के बीच कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम सुसनेर सर्वेश यादव से मंदिर समिति का प्रभार हटा लिया गया है। यह जिम्मेदारी अब डिप्टी कलेक्टर कमल मंडलोई को सौंप दी गई है। दरअसल नरखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में पंडितों ने एसडीएम सुसनेर सर्वेश यादव के खिलाफ नाराज होकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था। पंडितों ने हवन अनुष्ठान बंद कर मंदिर परिसर में धरना दिया और एसडीएम पर अभद्र भाषा के आरोप लगाए थे। इस मामले ने तूल पकड़ने के बाद अपर कलेक्टर आरपी वर्मा और एडिशनल एसपी रविंद्र बोयत नलखेड़ा पहुंचे और पंडितों से बातचीत कर एसडीएम ने कलेक्टर के निर्देश पर आदेश जारी किया। इसमें मंदिर समिति का समस्त प्रभार एसडीएम से हटाकर डिप्टी कलेक्टर कमल मंडलोई को अब सौंप दिया गया है। सब यहाँ आए, जब हमने सब पक्षों से चर्चा की, जिनमें हमारे जनप्रतिनिधि थे, पंडित जितने भी हैं उनके भी प्रतिनिधि थे, उससे हाल यह निकला कि फिलहाल जो आक्रोश है उसको देखते हुए हम हमारे जो सर्वेश यादव एसडीएम हैं यहाँ, जो हमारे मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, हमने उनको अध्यक्ष कार्य से अलग करते हुए कमल मंडलोई हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं, उनको अध्यक्ष का पदभार सौंपने का आदेश किया है और सभी लोग संतुष्ट हैं। कल से हवन विधिवत चालू हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में अवैध धान बिक्री और राइस मिलों में धान कम पाए जाने पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अंबिकापुर में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरविंद अग्रवाल के राइस मिल में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रशासन की टीम ने दबिश दी, जहां 2600 क्विंटल धान कम पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने राइस मिल को सील कर दिया। दूसरी तस्वीर सक्ती जिले से है, जहां डबरा क्षेत्र में अवैध रूप से धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की टीम ने 450 कट्टा धान और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। तीनों ट्रैक्टरों से 150 कट्टा धान का परिवहन किया जा रहा था। वहीं बलरामपुर जिले के जमडी धान उपार्जन केंद्र में फर्जी धान बेचने के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम ने बिचौलियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से 120 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। और IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाल ही में हमने खबर दिखाई थी कि रसूखदार लोग लंबे समय से बिजली बिल नहीं जमा कर रहे, उनका बकाया लाखों में पहुंच गया। अब इस खबर के बाद बिजली वितरण कंपनी ने वसूली के लिए नई रणनीति बना ली है।
मीटर रीडिंग करने वाले कर्मचारियों को बकाया राशि जमा करवाने पर 10 से 15% इंसेंटिव दिया जाएगा। ईडी रेवेन्यू एसके ठाकुर के अनुसार 2022 के पहले के पुराने बकायेदारों पर 15% और 2022 से 2025 तक के बकायेदारों पर 10% का इंसेंटिव कर्मचारियों को दिया जाएगा। जो राशि वसूल करेंगे मीटर रीडर लोग, उसमें 15% को जो राशि वसूल करेंगे उसमें देंगे। मार्च 2022 के बाद जुलाई 2025 तक जो इनेक्टिव एरियस है बीपीएल में और डीएलएफ में, उसमें जो राशि वसूल करेंगे उसमें 10% देंगे उनको अभी टोटल ओवरऑल जो 491 करोड़ वसूल करना है जो इनेक्टिव है। और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई जिलों से आए प्रदेशवासियों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों पर त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि जनदर्शन में पहुंचे लोगों ने सीएम से सीधे संवाद किया और आभार व्यक्त किया। वो बैटरी वाला साइकिल के जो मांग किए थे वो मिला है, उसमें खुश है। धन्यवाद सरकार का जो 15 दिन तक का समय दिया था उससे पहले दे दिया साइकिल। 20 साल से हमारे मन के ना पेशी चला मैडम कबीर कुटी गए। जब हम बहुत परेशान है, वकील सिर्फ पैसा खाते हैं और काम नहीं कराते, तो सर से आज गुहार लगाएं तो सर अच्छा से मुलाकात की और हम लोगों का समस्या निराकरण करने के वादा किया। आश्वासन मिला है कि वो बोले हैं कि बहुत जल्द 15वीं वित्त की राशि जारी करेंगे और साथ ही साथ में हमारी पंचायत में जो विकास नहीं हुआ है महत्वपूर्ण है, जैसे स्ट्रीट लाइट है, सीसी रोड है, नाली के निर्माण है, उसके संबंध में हम लोग मुलाकात किए हैं। और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अनुराग सिंहदेव के घर पहुंचकर उनकी मां के निधन पर शोक जताया। साथ ही सीएम साय ने छत्तीसगढ़ को मार्च तक नक्सल मुक्त करने का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने जी राम जी बिल को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के जरिए 100 दिन के जगह मजदूरों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और समय पर भुगतान नहीं होने पर पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। बिल्कुल जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया है 31 मार्च 2026 का, वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। इसमें एक तो 100 दिन के जगह पर 125 दिन रोजगार सुनिश्चित हो रहा है। मजदूरों को 25 दिन ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी। और भिलाई नगर निगम ने 20 करोड़ की सिटी बसों को कौड़ियों के दाम पर बेचने की तैयारी कर ली है। 5 साल से कबाड़ बन चुकी 69 सिटी बसों की कल ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। 9 जनवरी को दोपहर 12 बजे बसों की ऑनलाइन नीलामी शुरू होगी, जिसमें सिर्फ पंजीकृत कबाड़ बिल्डर ही हिस्सा ले सकेंगे। 20 करोड़ की लागत से खरीदी गई इन बसों में 10 करोड़ रुपए की भिलाई निगम की संचित निधि से लगाए गए थे। आरोप है कि अधिकारियों और संचालन एजेंसियों की मिलीभगत से बसों के टायर, इंजन, गियर बॉक्स और सीटें तक चोरी हो गई। अब नीलामी के साथ ही ना सबूत बचेंगे और ना ही जांच की गुंजाइश। निगम का कहना है कि जांच में बसें चलने लायक नहीं पाई गई, इसलिए नीलामी की जा रही है। सवाल यह है कि जनता के टैक्स से जुटाए गए 10 करोड़ रुपए की जवाबदेही आखिर किसकी है। 2015 में बसें परचेस की गई थी और 2020 जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करना पड़ा, रखरखाव ठीक से नहीं किया गया, तो मेरे द्वारा इस विषय का संज्ञान लिया गया। हमने उनको नोटिस किया और जनवरी 2025 में हमने इनका टेंडर निरस्त कर दिया कि बस किसी भी स्थिति में संचालित किए जाने योग्य नहीं है और उनको नीलाम किया जाना, प्रॉपर खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना ही अंतिम उचित विकल्प है। इधर ग्वालियर में कांग्रेस को प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं दी गई। कांग्रेस मुहाना में किसानों के मुद्दों को लेकर 9 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली थी, जिसे जंगी प्रदर्शन का नाम दिया गया था। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होने को थे, लेकिन प्रदर्शन की तारीख के ठीक एक दिन पहले ही जिला प्रशासन ने कांग्रेस को इस प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं दिया है। जिला प्रशासन ने धारा 163 का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोग लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं
ऐसे में अगर इसे भी मंजूरी दी जाती है तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन जानबूझकर कांग्रेस के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने बताया कि ये प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा प्रदर्शन जिले में देखने को मिलेगा। वर्तमान में जो ग्वालियर जिले में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं उसके कारण अनुमति देने के लिए मना किया गया है, लेकिन ये हमारा कार्यक्रम निरस्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। आने वाले समय में हम करेंगे। जातिवाद और राजनीतिक साजिशों के बीच बढ़ते हिंदू समाज को एकजुट करने आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष में लगातार प्रयास कर रहा है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती पर दतिया जिले के घुघसी गांव में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में द्वारका शारदा एवं ज्योति मठ के द्विपाठिकाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी और महाराज शामिल होंगे। धूमेश्वर महादेव धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री अनिरुद्ध भवन भी महाराज भी इस कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन करेंगे और प्रचार रथ को रवाना करेंगे। संतों ने सकल हिंदू समाज के सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। अस्पताल की लड़ाई सिर्फ मरीज नहीं लड़ते, उसके साथ आए परिजनों के लिए भी हर दिन एक संघर्ष होता है। कभी रात अस्पताल के फर्श पर कटती है तो कभी अनजान शहर में सिर छुपाने की जगह नहीं मिलती, लेकिन रायपुर में एक ऐसी जगह है जो मुश्किल वक्त में परिजनों के लिए सहारा बन रही है। सिर्फ 50 रुपए में मिलने वाला ये सुकून आज सैकड़ों परिवारों की उम्मीद बन चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं दाई कोरा से। करवाया, अपोलो में ऑपरेशन करवाया, उसके बाद टाटा मेमोरियल भी ले गए, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। वही बोलती थी कि मैं हूँ ना, बोले तुम लोग चिंता मत करो बोल के, लेकिन 2016 में मतलब पास आउट हो गई। उभर तो अभी भी नहीं पाए हैं क्योंकि दोनों बच्चे गए। अस्पताल की इज्जत-ओ-सेहत, परिजनों के लिए हर एक दिन इम्तिहान। कभी अस्पताल के बाहर कटती रातें तो कभी अनजान शहर में सर छुपाने की तलाश। दाई कोरा की शुरुआत ऐसे ही एक निजी दर्द से हुई। इस आश्रय को शुरू करने वाले दंपत्ति ने अपने जीवन के सबसे बड़े नुकसान को सेवा में बदल दिया। अपने दिवंगत बच्चों की याद में उन्होंने दाई कोरा का निर्माण करवाया ताकि कोई भी परिवार इलाज के दौरान अकेला ना महसूस करे। और आज यही जगह सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। सरकारी अस्पताल के पीछे मौजूद दाई कोरा ये एक ऐसा आशियाना है जहां अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को आश्रय दिया जाता है। अब तक यहां 3 सालों में लगभग 3000 से भी अधिक जो परिजन हैं वो यहां रुक चुके हैं। और बढ़ती महंगाई के इस ज़माने में ये जो आश्रय है वो लोगों को केवल 50 रुपये में पनाह देता है और महंगाई के इस ज़माने में परिजनों को बड़ी राहत दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस दाई कोरा में क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जाती है और यहाँ पर परिजनों को किस तरीके से बड़ी राहत मिलती है। रायपुर के सरकारी अस्पताल के पास मौजूद दाई कोरा मरीजों के परिजनों के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं है। यहाँ महज 50 रुपए में सुरक्षित और सम्मानजनक ठहरने की सुविधा दी जाती है। यहाँ पे जो है केवल मरीज के परिजन ही रुक सकते हैं। यहाँ पे जब वो लोग आते हैं तो उनको यहाँ पर रहने की सारी सुविधाएं दी जाती है। चद्दर, बेड जो है, तकिया, ये सारी चीज़ें उनको दी जाती है। जब वो लोग आते हैं तो यहाँ 24 घंटे के लिए केवल उनसे 50 रुपए की एकमात्र सहयोग राशि ली जाती है। हम लोग 5-6 दिन हो गए हम लोगों को। सभी चीज़ एकदम सही है, सभी चीज़ सुविधा है, मस्त है एकदम से। ठीक है, यहाँ दूसरे जगह किराए में रहते तो ज़्यादा महंगा पड़ता। यहाँ सुविधा तो ठीक है, सामान वामान रखने के लिए है और बाथरूम है, पंखा है, पीने के लिए पानी है। दाई कोरा इसे शुरू करने वाले दंपत्ति के उस दर्द का मरहम है जिसे उन्होंने झेला और फिर अपने जैसे सैकड़ों लोगों के लिए सहारा बन गए।
एक्चुअली में क्या है, मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़का बड़ा था और लड़की छोटी थी। तो इन लोगों को जो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जाते थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ देखते थे कि कुछ लोग वहाँ हैं और उनके परिजन एडमिट हैं, लेकिन वो परिजन जो है इधर उधर भटकते रहते थे, कभी किसी के तलाश में, कभी किसी की तलाश में। वो हम लोगों को बहुत पीड़ादायक लगती थी। जो हमारे पास पूंजी है बच्चों के लिए तो रखते ही हैं माँ बाप, तो अब बच्चे हैं नहीं तो उससे अच्छा कुछ काम किया जाए। अब ये संतोष होता है कुछ कर दे उनके नाम से। जब अस्पताल में मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं, तब दाई कोरा परिजनों की ताकत बनता है। प्राची पांडे, IBC 24, रायपुर। और अब आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे समुदाय से जुड़ी कहानी दिखाते हैं जो नदी से सोना निकालते हैं और इसी से उनका जीवन यापन चलता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नदी के बीच बालू छानते हुए लोगों को देखकर हैरान मत होइए, क्योंकि आपको भले ही बालू दिख रही हो, लेकिन इस बालू से सोना निकाला जा रहा है। और ये काम अभी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से चल रहा है। पत्थल गांव के बहना टांगर में मांड नदी के किनारे झोरा जाति के दर्जनों लोग हर दिन जुटते हैं। फिर कड़ी मेहनत के बाद रोजाना करीब 500 से 800 रुपए मूल्य तक के सोने के बारीक कण इकट्ठा करते हैं। इन्हें स्थानीय दुकानदारों को बेचते हैं। झोरा समाज का कहना है कि सालों से उनके पूर्वज नदी की बालू से सोना निकालते आ रहे हैं, जिससे उनका जीवन यापन होता है। माटी के बहरा कर फरा में केर देती और ईसन हिला थी, हिला कर सब बालू के फेंक देती, सोना के ओहरा थी। एक दिन में 600 काम करते ही और यहाँ सोना निकालने आए हैं नदी में, और हम लोग का परिवार इसी में चलता है। एक दिन में 600 का निकालते हैं, सोना निकलता है, मिट्टी में सोना रहता है, उसी को धोते हैं, झोलते हैं। 600 500 मिट्टी से सोना निकालते हैं। सोना निकालते हैं, घर में रहते हैं तो बिल्डिंग भी जाते हैं काम करने। फरसाबार से आए हैं सोना कमाने के लिए। सोना निकालते हैं हम लोग और बेचते हैं और मजदूरी भी करते हैं हम लोग का जो बाल बच्चा है ना वही सीखता है, अब तो कोई नहीं सीखता है। झोरा जाति के लोगों को नदी के मुहानों में सोना पाए जाने की जानकारी पहले से ही। अपने इसी पारंपरिक ज्ञान को उन्होंने आजीविका का साधन बनाया। लेकिन जरूरत ये है कि झोरा समुदाय के उत्थान और कल्याण के लिए सरकार और प्रशासन भी मदद करे, ताकि वो आर्थिक तौर पर सशक्त हो सके। पत्थल गांव से जितेंद्र सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और VB जी राम जी को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता योजना का फायदा गिनाया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बिलासपुर में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने VB जी राम जी का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये योजना में पुराने विसंगतियों को सुधार कर योजना का नया मसौदा तैयार किया है। तो वहीं बालोद में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम जब से पारित हुआ है तब से कांग्रेस अनावश्यक रूप से देश का माहौल खराब करने का काम कर रहा है। तो वहीं गौरेला में प्रदेश बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी कदम है, जो मनरेगा की जगह लेते हुए गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगा। जी राम जी एक व्यापक योजना है ग्रामीण विकास के लिए। गांव का विकास राष्ट्र का विकास है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। इसलिए सारी कमियों को दूर करते हुए एक नई योजना के माध्यम से जी राम जी को लेकर के आए हैं। तो इसमें ग्रामीण विकास की सारी बातें हैं। और इस कड़ी में अगली खबर रीवा से है, जहां भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन यानी VB जी राम जी योजना की जानकारी दी। उन्होंने इस योजना को गांवों की तस्वीर बदलने वाली योजना बताया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार कानूनी गारंटी के साथ मिलेगा, जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है। योजना का बजट कांग्रेस शासन के 35,000 करोड़ से बढ़कर अब 95 करोड़ रुपए हो गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण
जिसको शॉर्ट फॉर्म वीबीजी रामजी योजना लॉन्च हुई है। किसान और अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। वीबीजी रामजी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। और न्यूज राउंडअप में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।